नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। जैसा कि आपको पता है भाई अपनी एक सीरीज चल रही थी एसएससी घटना चक्कर वाली बुक से भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो ये पार्ट 6 है भाई, भारत का मध्यकालीन इतिहास पार्ट 6 एसएससी घटना चक्कर वाली बुक है और ये पार्ट 6 रहने वाला है। इससे पहले हमने 5 पार्ट कर लिए थे, ये छठा पार्ट है भाई। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में किया था ये सब। मुगल शासक जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी। तो किसने दी थी भाई ये अनुमति? जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में 1917 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो अनुमति दी थी वो किसने दी थी? जहांगीर ने। भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल शासक जहांगीर द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बादशाह अकबर ने इस खूबसूरत दरगाह का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में करवाया था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से उनके पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? तो अभी पढ़ा था शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य कराया गया था। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकला के स्मारक जैसे जामी मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, जोधाबाई महल और मरियम की कोठी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां मंदिवाज कर ले रहा है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये थी भाई जहांगीर की पत्नी। मुगल सम्राट जहांगीर ने मेहरुनिसा से 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया। उसे नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो ये थी भाई आपकी जहांगीर की। मुगल सम्राट जहांगीर ने मेहरुनिसा से 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया। उसे नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान करी। मतलब इसका जो नाम था वो तो था मेहरुनिसा, लेकिन नूरजहां ने इसको लेकिन जहांगीर ने इसको नूरजहां की उपाधि प्रदान करी थी। वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में जाने लगी। सिक्के पर उनका नाम अंकित होने लगा तथा बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षर के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम भी लिखा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था डैश की पत्नी थी? तो ये किसकी पत्नी थी भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था डैश की पत्नी थी। तो ये किसकी पत्नी थी भाई? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर की। अगला क्वेश्चन है, डैश ने मेहरुनिसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां या विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। तो जो मेहरुनिसा ने
निशा से विवाह किया था। किसने किया था? ये जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां 1628 था 1658 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये था भाई आपका मुगल वंश का। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 ईस्वी मुगल वंश का शासक था। शाहजहां का काल मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ। इसने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा सिजदा समाप्त कर दिया था। ठीक है, जो सिजदा और पावस की जो नीति चलाई थी बलबन ने, वो इसने समाप्त कर दी थी भाई। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था भाई? दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सीरर ए अकबर नाम से किया। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो कौन सा आया था? मनुची। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वेनिस यात्री मनुची शाहजहां के काल में भारत आया था तथा शाहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी कर ली। बाद में उसने चिकित्सा का पेशा अपना लिया। उसने अपनी यात्रा संस्मरण स्टोरिया डो मुगल इंडिया लिखा था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो यह था 1656 में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 में भारत आया था। बर्नियर 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा। वह पेशे से चिकित्सक था। वह शाहजहां के दरबार से संबंधित था और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार की लड़ाई का साक्षी था। अगला क्वेश्चन है, मजम उल बहरैन पुस्तक लिखने वाले मुगल शासक कौन था? तो मजम उल बहरैन यह पुस्तक किसने लिखी थी? दारा शिकोह। मजम उल बहरैन दो समुद्रों का संगम पुस्तक का लेखक दारा शिकोह था। इस पुस्तक में हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो ये थी भाई मुगल। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तख्त ए ताउस अथवा मयूर सिंहासन मुगल बादशाह शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति को बनाया गया था। मतलब नाचते हुए मोर की आकृति का था भाई वो। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं, इसलिए उसे तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को संगमरमर में संपन्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में संपन्न कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पंचमहल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में वृद्धि विहारों और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पंचमहल को पत्थर में संपन्न नामक उपनाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल किस में स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? तो किसके लिए किया था भाई? मुमताज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। संगमरमर के इस अद्भुत वास्तुकला का निर्माण का श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल या मर्जुमंद बानो बेगम की याद में करवाया था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था। तो किसकी याद में बनवाया था भाई? मुमताज महल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में करवाया था। तो ये करवाया था मुमताज महल की याद में। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मुगल गार्डन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल सम्राट की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। तो किसके शासनकाल में जो है ना, मुगल शासनकाल में जो है ना, दुनिया ने मुगल सम्राट की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। मतलब कला और संस्कृति पे ज़्यादा काम किया गया था। किसके कार्यकाल में? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शाहजहां। अकबर ने के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1648 ईस्वी में की। वहाँ अनेक सुंदर और वैभवशाली भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है। तो यह आपका दिल्ली में। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1569 से 70 ईस्वी में करवाया था। जो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण, ठीक है, किसने करवाया था? हाजी बेगम ने करवाया था। अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1569 से 70 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया। सफेद संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिध एक बाग की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो किसको दफनाया गया था भाई? आगरा से बाहर सिकंदरा में अकबर को। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। यह मकबरा 5 मंजिला है, जिसकी प्रमुख विशेषता इसका गुंबद विहीन होना है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। तो शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। मयूर गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ। मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारकर और शाहजहां को आगरा के किले में
कैद कर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो किसने मारा था भाई? ये औरंगजेब ने। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी भाई? तो ये थी भाई आपकी औरंगजेब की। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ तथा अबुल मुजफ्फर महिरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि। एक मिनट भाई, देखो मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला जो राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर महिरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। तो इसकी जो है उपाधि देख लो भाई, बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब डैश का पुत्र था? तो औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह सवै अभ्यास करता था। वह व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। उसके व्यक्तित्व जीवन का जो नैतिक स्तर था वो ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के नाम से मानते थे। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो क्या था भाई? ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अंततः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि 1665 ईस्वी में हुई थी, जून 1665 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर ए, मुगल और मराठा। पुरंदर की संधि जून 1665 में मुगल और मराठाओं के बीच पुरंदर की संधि जून 1665 में मुगल और मराठों के बीच हुई थी। इस संधि पर मुगल सम्राट के सेनापति राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सुपुर्द कर दिए। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगलों के अधीन 5000 का मनसबदार बनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, देवराय की लड़ाई में ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो ये किया था दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अप्रैल 1659 में देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। देवराय नामक स्थान राजस्थान में अजमेर के निकट स्थित था। यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ अंतिम युद्ध था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था आजम शाह। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी की पत्नी, जो औरंगजेब की पत्नी थी, राबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। औरंगजेब के शासनकाल में बीबी के मकबरे का निर्माण 1651 से लेकर 61 ईस्वी में कराया गया था। इस मकबरे का प्रेरणा स्रोत आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल था। यही कारण है कि इसे दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। बीबी के मकबरे को ही दक्कन का ताज भी कहते हैं भाई। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम खां के निर्देशन में संपन्न हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं अन्य शासकीय वेबसाइटों से बीबी के मकबरे के निर्माता के रूप में औरंगजेब का पुत्र आजम शाह का उल्लेख मिलता है। परीक्षा प्रश्नों में इस प्रश्न के विकल्प में केवल औरंगजेब, केवल आजम शाह या दोनों ही प्राप्त हुए हैं। या तो केवल औरंगजेब होगा भाई, या फिर केवल आजम शाह होगा, या फिर दोनों होगा। ठीक है, नु पूछ लगी बीबी का मकबरा किसने बनवाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने, अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1668 में निर्माण करवाया था। तो औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। औरंगाबाद में है यो। औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो बीबी का जो मकबरा है डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है भाई? बीबी का मकबरा। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में ताजमहल किया करती जैसा बीबी का मकबरा बनवाया था? तो बीबी का मकबरा बनवाया था आजम शाह। ठीक है भाई, देखो इस क्वेश्चन में है ना, या तो आपने जब क्वेश्चन हुआ होगा या तो उसमें आजम शाह मिलेगा या औरंगजेब मिलेगा। यहाँ पे भाई देखो दोनों दे दिए, लेकिन इन्होंने आंसर आजम शाह को मानना है। ठीक है, और ये CPO SI में पेपर में आया था 7 जून 2016। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में थोड़ा डाउट मत करियो, यो आजम शाह हो या औरंगजेब आओ, दोनों में से एक भाव घुमा था हमने। ठीक है, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस वर्ष हुआ? तो औरंगजेब का निधन कब हुआ था? 1607 में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। औरंगजेब की मृत्यु 49 वर्ष तक शासन करने के बाद दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को हो गई। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब 1658 से 1707 किस वंश का शासक था? तो ये था भाई आपका मुगल वंश का। अबुल मुजफ्फर महिरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, जिसे आमतौर पर औरंगजेब के नाम से जाना जाता था,
भारत पर राज्य करने वाला छठा मुगल शासक था। इसका शासन 1658 से 1707 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। तो ये पहुंच गया था औरंगजेब के काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? तो बाबर, बैरम खां, युगम सही नहीं है। बाकी शिवाजी, अफजल खां, नूरजहां, महाबत खां और जो अकबर, राणा प्रताप, ये तो सारे ठीक है, लेकिन चौथा जो है वो गलत है भाई। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा। शिवाजी को रोकने के लिए भेजा था भाई इसको बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में। ठीक है। शिवाजी ने अफजल खां का वध कर दिया। ठीक है भाई। महाबत खां जहांगीर का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसने नूरजहां गुट के विरुद्ध विद्रोह किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य हुआ। बैरम खां हुमायूं का सहयोगी तथा उसके नाबालिग पुत्र अकबर का वली अथवा संरक्षक था। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में बाबर और बैरम खां का विकल्प डी आ सकता है, क्योंकि बैरम खां कभी बाबर के शासनकाल में संबंध नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है भाई, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1671 में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सरायघाट में हुई थी। इस युद्ध में अहोम सेना ने मुगल सेना को पराजित किया था। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो ये किसने किया था? नादिर शाह ने किया था भाई। ठीक है, नादिर शाह। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया था? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। अकबर के साम्राज्य में सेनानायक कहलाते थे। तो क्या कहलाते थे भाई? फौजदार। अकबर के साम्राज्य में सेनानायक फौजदार को कहा जाता था। नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल तथा वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाता था। जो नगर का जो पुलिस अधिकारी था उसको कहते थे कोतवाल, और जो वित्तीय अधिकारी था उसको क्या कहते थे? दीवान। दीवान खास इन स्मारकों में से किस में स्थित हैं? तो ये आपका लाल किला परिसर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लाल किला का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया। लाल किला परिसर में स्थित दीवान खास निजी जनसभागार एवं आयताकार केंद्रीय कक्ष है जो स्तंभों से निकले मेहराबों के गलियारों द्वारा घिरा हुआ है। किले का दीवान खास निजी मेहमानों के लिए था। शाहजहां के सभी भवनों में सबसे अधिक सजावट वाला 90x67 फीट का दीवान खास सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ मंडप है जिसके चारों ओर बारीक तरासे गए खंभे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था आपका बहादुर शाह जफर। ठीक।
ठीक है। बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर 1837 तक 57 ईस्वी था। वह अंग्रेजों का पेंशन भोगी तथा दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान का प्रमुख था और शाही खिताब का उपभोग नाम मात्र के लिए करता था। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया, तो ये किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। ठीक है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 में हुई थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। अकबर उसका बहुत सम्मान करता था। गुलबदन बेगम ने स्वयं लिखा कि उसने अकबर के आदेश पर बाबर और हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। गुलबदन बेगम ने अपनी इस रचना में हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन भी किया है। तो याद रख लेना, हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया। तो हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। ठीक है। बाबर की पुत्री थी भैया। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था भाई? गुलबदन बेगम ने। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो ये अभी लाल किला परिसर, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। लाल किला परिसर दिल्ली में स्थित हम्माम के पश्चिम में एक छोटी मस्जिद है जिसे मोती मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया था। तो याद रख लेना भाई, मोती मस्जिद का निर्माण जो है किसने किया था? तो किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है भाई। इस मस्जिद का इस्तेमाल अंतःपुर में स्त्रियों द्वारा भी किया जाता था। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। इसका अगले भाई एक पार्ट और बढ़ेगा बस, उसके बाद ये अपन का जो है ना मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। देखो हम करवाना भाई, देखो मैं इसमें भी करवा दूंगा, इसमें भी ज़्यादा नीरा है ये पार्ट, देख लो। वैसे बस भाई ख़त्म होने वाला है अभी, 1 मिनट जो कितने रह गए ये देख लेता हूँ भाई, 1 मिनट। 158। चलो एक पार्ट और आ जाओगे भाई, और क्या करा है ना, फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाओगी, इसलिए भाई यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो भाई शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।